स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए खासकर उनके उत्तर लेखन कौशल में विकास के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें दृष्टि के एक्सपर्ट्स अपने संबंधित विषय के अंतर्गत जो बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक सारगर्भित विश्लेषण, साथ ही साथ एक लगभग आदर्श उत्तर आप तक संप्रेषित कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि प्रश्नों को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए या उनके तथ्य या अवधारणाओं का कलेक्शन किस प्रकार से किया जाना चाहिए तथा उनका संप्रेषण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तभी आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही साथ बेहतर रैंक के साथ चयनित भी हो सकते हैं। समस्या यहाँ तक आती है कि विद्यार्थियों की पहुँच प्रश्नों तक सुनिश्चित नहीं होती, तो आप टॉपिक के साथ साथ प्रश्नों तक अपने पहुँच को भी कैसे सुनिश्चित करेंगे, यह भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। मैं संजीव श्रीवास्तव, भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कृषि या उद्योग के टॉपिक्स हैं, आज उद्योग का ही टॉपिक है, उद्योग पे ही हम बताएंगे आपको। इसके साथ साथ जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जैसे ऊर्जा या ऊर्जा दक्षता पे कुछ प्रश्न आए हैं, जो 62वीं 64वीं बीपीएससी के अंतर्गत प्रश्न था, उसको भी मैंने विश्लेषित किया था। तो आज हम लोग 63वीं बीपीएससी की परीक्षा में जो प्रश्न आया है इंडस्ट्री या उद्योग पर, औद्योगिक स्थानीयकरण पर है, उसी को पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ तक कि ऑप्शनल या जीएस को घालमेल करने के बजाय प्रश्न का उत्तर रिक्वायर्ड होता है, तो कैसे आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे, देखते हैं हम लोग। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग। यहाँ पर पहला है बड़े पैमाने के उद्योग, अर्थात आप हेवी इंडस्ट्रीज सबसे जनरली समझ लीजिए। भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में, अर्थात कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही स्थापित हो गए हैं, अर्थात लोकलाइज या सेटल मतलब बन गए, विकसित हो गए। इसके कारणों की व्याख्या करनी है हमें, अर्थात उनके लोकेशन के क्या कारण हैं। और प्रश्न का जो दूसरा भाग है वह है भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। यहां से आप मान के चलिए प्रश्न का दूसरा भाग है भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योग, जिसको हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। अब इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। Explain reasons why India's major large-scale industries, means translation का कोई दिक्कत नहीं है, have been established in geographical areas in some special areas, यहाँ specific होना चाहिए, हालांकि special areas. Explain main key industries of India, यहाँ से सेकेंड पार्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन की कोई त्रुटि भी नहीं है, अर्थात जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, उसके क्या कारण है पहले में ये बताना है, और दूसरे वाले भाग में बताना है भारत के कुछ आधारभूत उद्योगों के विषय में। तो जनरली मैं जब विश्लेषित करता हूं प्रश्न को, तो इसको तीन पार्ट में बांट देता हूं। पहले भाग में मैं रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न की मांग बताता हूं, क्योंकि एग्जामिनर को प्रश्न का उत्तर चाहिए। आप हो सकता है बहुत ज्ञानवान हो, परंतु ज्ञान का परिचय देने के बजाय आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, वही रिक्वायर्ड है। इसके सबसे जरूरी है हम प्रश्न के मांग को समझें। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तत्पश्चात आपको एक प्रेजेंटेशन बना के देंगे, अर्थात कौन कौन से पॉइंट किस सीक्वेंस या क्रम में हम शेयर करेंगे, और उस पॉइंट पर या कंसेप्ट पर या पिक्चर पर, डायग्राम पे जो भी हो, हम कितने शब्द लिखेंगे उसके साथ। यदि हम इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण पहले ही बना लेते हैं तो किसी प्रकार से उत्तर में भटकाव की स्थिति नहीं होती। उत्तर बड़ा ही एक बैलेंस नियोजन अर्थात प्लानिंग के अनुसार चलता है, और तब आप अधिकतम अंक भी प्राप्त करते हैं। प्रश्न की मांग यह है कि सबसे पहले लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से न भी लिखा जाता तब भी, बड़े मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनका लोकेशन का कारण क्या है। तो बृहद उद्योगों या भारत में बृहद उद्योगों, भारत में बृहद उद्योगों के विशेष क्षेत्रों में अवस्थिति का कारण क्या है। अवस्थिति के कारण
अब यहाँ पर बड़े उद्योगों में सामूहिकरण को भी हमें शामिल करना होगा। प्रश्न का आधा भाग ये है, और प्रश्न का आधा भाग है भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। भारत के प्रमुख बुनियादी, बुनियादी को ही आधारभूत कहते हैं, आधारभूत उद्योग या उद्योगों की व्याख्या। देखिए कई बार क्या होता है, जो कि बिहार में भूगोल अधिकांश परीक्षार्थी अपने ऑप्शनल विषय के रूप में चयनित करते हैं, तो उनको लगता है कि वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी यहाँ छाप देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना कि ज्ञान की नहीं, प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है। और ऑप्शनल के परीक्षार्थी थोड़ा यहाँ पे एक ऑटोक्रेसी फील करते हैं। ये तो हमारा विषय वस्तु है। सवाल आपके विषय वस्तु होने या नहीं होने का नहीं है, आप प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं, आपका मूल्यांकन या आपको अधिक अंक इसी बात के लिए दिया जाएगा या मिलेगा, प्राप्त होगा। प्रश्न यही दो चीजों से कंसर्न है। आप मेंशन कर सकते हैं कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए या अवस्थिति के लिए वेबर ने, हुबर ने या स्मिथ ने अपने सिद्धांत दिए, जिसके अंतर्गत प्रमुख कारणों में इनकी चर्चा की। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वेबर का सिद्धांत यहां नहीं छापना है, शुद्ध के आधार पर अशुद्ध के आधार पर पूरा। हाँ, कॉज सहित उसको समझाना जरूर है कि वाई एग्लोमरेशन या कुछ खास जो स्थानीयकरण की प्रवृत्तियां हैं उद्योगों की, या कुछ स्पेसिफिक एरियाज में वो समीकरण के अंतर्गत पाए गए हैं, तो क्यों पाए गए। तो इसमें कैसे इसको हम लोग साबित करेंगे, तो अवस्थिति के कारण में आप औद्योगिक प्रदेश की चर्चा कर दीजिए। औद्योगिक प्रदेश, इस औद्योगिक प्रदेश के चर्चा के प्रक्रिया में आप कुछ मॉडल दे दीजिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश भारत का एक ऐसा औद्योगिक प्रदेश है जहां सूती वस्त्र, जूट उद्योग, केवल कृषि में चीनी नहीं है, सूती वस्त्र, जूट है। इसके अलावा केमिकल केमिकल इंडस्ट्रीज वहाँ पे, बाजार स्वयं बहुत बड़ा है वो। मतलब सबसे ज़्यादा विविधता युक्त जो औद्योगिक प्रदेश है और प्राचीनतम भारत का औद्योगिक प्रदेश है, वो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश ही है। तो उसके स्थानीयकरण का कारण क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, जनसंख्या के अधिक होने से सस्ते श्रम की उपलब्धता, जलवायु की उपलब्धता, या उसी प्रकार के जलवायु में उस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव है, वगैरह वगैरह जो भी है। या जमशेदपुर उद्योग प्रदेश का विकास क्यों हुआ, उसको जमशेदपुर से हीरापुर, बंडपुर, कुर्टी, राउरकेला सबको जोड़ते हैं, तो वहां फिर आएगा कच्चे माल की उपलब्धता, है ना। तो औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत जो कारण है उनको एक्सप्लेन करना है। कारण किससे संबंधित हैं? भौगोलिक कारक होते हैं और गैर भौगोलिक कारक होते हैं। गैर भौगोलिक कारक में पूंजी, श्रम, ये सब, हालांकि श्रम भौगोलिक में भी आ सकता है, लेकिन पूंजी, बैंकिंग, एजुकेशन हब, ये सब आ जाता है गैर भौगोलिक कारक। तो यहाँ पर इन कारणों का हम इस प्रकार से विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ कुछ मॉडल आदि देंगे। मॉडल से जैसे एग्लोमरेशन की जो प्रक्रिया है, जैसे दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश, ये फरीदाबाद, बल्लभगढ़ सबसे कंसर्न हो जाएगा। दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ औद्योगिक प्रदेश का विकास एक समूहीकरण की प्रक्रिया में है। गुड़गांव को आज से 50 साल पहले देखा जाए तो पूरा गांव ही था, लेकिन एक सैटेलाइट सिटी के तौर पे गुड़गांव का विकास किया गया, एक इंडस्ट्रियल हब अर्थात वो एग्लोमरेशन की प्रवृत्तियों से कंसर्न होकर के निर्मित हो गया। तो समूहीकरण होता क्यों है? समूहीकरण इसलिए होता है कि वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता है, बाजार है, श्रम है, इसके साथ साथ अवसंरचना है। ये सभी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि अन्य उद्योग भी वहीं खोले जाएं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सरकार की नीति को ही फेवर मिल जाता है। इस परिस्थिति में वहाँ पर उद्योगों का संकेंद्रण या उद्योगों का लगाया जाना लाभकारी होता है।
क्योंकि ये सुविधाएं वहां पहले से उपलब्ध हैं। उद्योगों का समूहीकरण जस्ट लाइक एक मॉल सिस्टम की तरह होता है, इंडिविजुअल दुकान और मॉल सिस्टम। तो मॉल सिस्टम आखिर क्यों पॉपुलर हुआ इंडिया में, मॉल कल्चर? क्योंकि वहां पर एक साथ आपको बेहतर से बेहतर सुविधा के साथ, मतलब पार्किंग की सुविधा भी है, एसी है पूरा का पूरा, ना ठंड लगेगा ना गर्मी लगेगा। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट से लेकर के, मूवी से लेकर के, प्रत्येक तरह के बाजार, मतलब ज्वेलरी से लेकर के प्रत्येक तरह की दुकानें वहाँ होती हैं। अर्थात आपके बाजार और मनोरंजन की जो पूरी आवश्यकता है वो मॉल में पूरी हो जाती। इसीलिए मॉल कल्चर मार्केटिंग की प्रक्रिया में धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है, और यही प्रक्रिया है औद्योगिक सामूहिकरण की। थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल भी दें जैसे एग्जामिनर को लगे कि आप चीज़ों को केवल पढ़ते ही नहीं हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, और समझ करके उदाहरण के साथ संप्रेषण देते हैं। तो ये हो गया औद्योगिक अवस्थिति के कारण में, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। और भारत के प्रमुख बुनियादी आधारभूत उद्योग, तो आधारभूत उद्योग का मतलब होता है जो अन्य उद्योगों को आधार दे, या उन उद्योगों के लिए इनका विकास आवश्यक हो, जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग। अब मोटर गाड़ी उद्योग को आप आधारभूत उद्योग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हेवी इंडस्ट्री वो है, लेकिन आधारभूत या की इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरे पर आधारित है, जैसे टायर उद्योग, शीशा उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग, ये आधारभूत हो सकते हैं, लेकिन मोटर गाड़ी उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। वैसे ही चीनी उद्योग, तो मिठाई उद्योग या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रक्रिया में चीनी उद्योग को आधारभूत उद्योग बनाया जा सकता है। पेपर इंडस्ट्री पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा आधार देता है, पेपर इंडस्ट्री, या किताब के छपने आदि का भी एक उद्योग बन चुका है। तो जो दूसरे उद्योगों को आधार देता है, उसकी वजह से जब दूसरे उद्योग बनते या निर्मित होते हैं, उनको हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। यहां पर लिखा हुआ है बुनियादी उद्योग, की इंडस्ट्री। आधे पार्ट में भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योग, जो 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, सबकी चर्चा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एवरेज 300 शब्दों में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मैं आगे बताता हूँ। तो प्रश्न का रिक्वायरमेंट यही है, जो प्रमुख 8 आधारभूत उद्योग हैं उनको हम विश्लेषित करेंगे। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, अर्थात इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रस्तुतिकरण, मतलब हम किस प्रकार से इसका उत्तर बनाएंगे, है ना? कौन कौन से पॉइंट शेयर करेंगे। तो यहां पर हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, प्रस्तुतिकरण। जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोडक्शन हमेशा प्रश्न के पहले भाग से संबंधित होता है। जैसे दिया गया है प्रश्न में कि प्रश्न के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज, भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही स्थापित हो पाए हैं, इसके कारणों की व्याख्या करें। तो यहां पर सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, अर्थात परिचय कह लें, इंट्रोडक्शन। परिचय में आप चाहें तो सीधे दे दें, और या वेबर का, हुबर का, स्मिथ का नाम देते हुए कि वैश्विक स्तर पर वेबर, हुबर, स्मिथ जैसे भूगोलवेत्ताओं ने औद्योगिक स्थानीयकरण के भौगोलिक और गैर भौगोलिक कारणों के साथ विश्लेषण किया है। भारत में भी उद्योगों के समूहीकरण या विशेष क्षेत्रों में स्थानीयकरण के वे कारक लागू होते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से एक परिचय दे दें। परिचय में हार्डली हम 20 शब्द खर्च करेंगे। 20 शब्द में हम परिचय देंगे, जिसमें कि वेबर, हुबर एवं स्मिथ का रेफरेंस ले सकते हैं, और यही हम बता देंगे भौगोलिक कारण एवं गैर भौगोलिक कारण। क्योंकि हमें वेबर के सिद्धांत के दायरे में रह के प्रश्न का उत्तर नहीं देना, क्योंकि वेबर से कंसर्न किया भी नहीं गया है। हाँ, रेफरेंस लेते हैं कि भाई ऐसा है, उसको हम बेसिस के तौर पे यूज करेंगे आगे। एवं गैर भौगोलिक कारण, और साथ में सामूहिकरण।
यहां पर हम एक मॉडल भी दे देंगे, बेटर रहेगा, एक मॉडल दे देंगे। 20 शब्दों में हम यहाँ पे एक परिचय दे देंगे इस पहले प्रश्न का। इसके पश्चात हम जो प्रमुख हेवी इंडस्ट्रीज हैं, प्रमुख बृहद उद्योग सामूहिकरण, क्योंकि लिखा नहीं गया है, पूछा वही जा रहा है, सामूहिकरण के स्थानीयकरण के कारण, स्थानीयकरण के कारण। अब यहां पे हम कितने शब्द लेंगे? अगर हम 300, चूंकि 38 शब्द का प्रश्न है, हम अगर 300 का एक मॉडल बनाए कि 300 शब्दों में इसको हम प्रेजेंट करेंगे, 300 शब्द से ज़्यादा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम प्रमुख बृहद उद्योग के सामूहिकरण के स्थानीयकरण के कारणों को विशेष करेंगे तो 20 शब्द हम ले चुके हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे। तो लगभग मान के चलिए हम लोग इसमें 140 से 150 शब्द कम से कम लेंगे। थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी है, ध्यान रखना है। अब इसी में हम लोग औद्योगिक प्रदेश की भी चर्चा कर देंगे, जो भारत के प्रमुख 8 औद्योगिक प्रदेश हैं, क्योंकि वही सामूहिकरण को बताएंगे, सामूहिकरण, है ना। 140 से 150 शब्द, तो ये लगभग हो जाएगा हमारा 170 शब्द, मोटा मोटी ले लीजिए। और तीसरा इसका भाग बनेगा भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योग। अब प्रमुख बुनियादी उद्योगों में जो 8 उद्योग हैं, उनकी अवस्थिति, की व्याख्या करनी, अवस्थिति, और साथ में कारण। अब आपको लग रहा होगा कि सर कारण तो हम यहां भी बता रहे हैं, यहां हम कारण नहीं बता रहे, हम विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में उनके संकेंद्रण के प्रक्रिया को बता रहे हैं, और दूसरे वाले में आधारभूत उद्योग को बताएंगे। जैसे बृहद उद्योगों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आएगा, लेकिन आधारभूत उद्योग में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं आएगा, यह स्पष्ट भी हम लोग करेंगे। तो यहां पर हम लोग ले सकते हैं लगभग 130 शब्द, और तब लगभग 300 शब्द का ये आंकड़ा पूरा हो जाएगा। यहां पर 20 शब्द का हमने एक मॉडल था यहां पर, इसके साथ साथ हम यहां पर एक मैप भी लेंगे, जिसमें कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की चर्चा करेंगे। एक मैप लेंगे इंडिया का, ये मैप दिखाएंगे। इसके अलावा 130 शब्द, तो यही 300 शब्द का एक प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ ही जाता है वैसे। और यहाँ पर भी कुछ हम लोग अवस्थिति संबंधित मैप ले सकते हैं, बट अगर एक मॉडल और एक मैप ले लें तो ये मोर देन इनफ होगा। यही इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन मतलब किस प्रकार से, किस क्रम में हम इसको प्रस्तुत करेंगे, इसको हम कहेंगे प्रस्तुतिकरण। तो अभी तक आप रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन अर्थात प्रश्न की मांग क्या है समझ चुके हैं। इसके पश्चात प्रश्न का प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, यह आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग व्यवहारिक स्तर पर, आखिर इसका उत्तर लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो आपको मिल ही जाता है। और मैं परीक्षार्थियों से हमेशा कहता हूं, जैसे किसी प्रश्न को मैंने दिया तो वो लोग कहते हैं सर इसमें ये चीज़ें ऐसे लिख देनी है, ऐसे लिख देनी है मत बताइए, आप उत्तर लिख के बताइए, तब व्यवहारिक असर पे पता चलेगा कि आप लिखने में सक्षम हैं, दक्ष हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लेने से ही आपके उत्तर लेखन क्षमता का विकास होगा, गुणवत्ता का विकास होगा। और कई बार तथ्य कम होने के बावजूद भी यदि उत्तर लेखन कौशल बेहतर है परीक्षार्थी का, तो अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए राइटिंग स्किल का विकास तो अनिवार्यता होना ही चाहिए, और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी में अनिवार्यता गुण होना चाहिए। चलते हैं हम लोग अब उत्तर कैसे लिखा जाएगा इस पर। तो ये प्रेजेंटेशन का पूरा हो गया, अब चलते हैं हम लोग उत्तर की ओर।
तो या इसी को पहले कॉपी करके यहीं से उत्तर शुरू करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन तो आपके पास आ ही चुका है। अब यहीं से हम लोग उत्तर की शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ के बताता हूँ। भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही स्थापित हो पाए हैं। इसके कारणों की व्याख्या करें। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया था कि सबसे पहले हम एक परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन। परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग भारत के बृहद उद्योगों के स्थानीयकरण, विशेष क्षेत्रों में स्थानीयकरण के कारण को पढ़ना है। उद्योग क्लियर हुआ। अब बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, हेवी इंडस्ट्रीज, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लेंगे लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो पेपर उद्योग, सीमेंट उद्योग। ये सब आधारभूत भी हैं, बड़े भी हैं। बड़े में फिर आते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री, सेवा उद्योग। सब इंडस्ट्री को छोड़ भी दे तब भी वायुयान या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लेंगे, यहाँ पर हेवी इंडस्ट्री वो भी आएगा, है ना। तो इन सभी उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण को सबसे पहले किसमें रखेंगे? परिचय में। तो चलते हैं हम लोग। भारत के प्रमुख बृहद उद्योग भारत के प्रमुख बृहद उद्योग यथा लोहा एवं इस्पात, एल्यूमिनियम। अब धातु दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, और साथ में मोटर गाड़ी उद्योग जो इससे कंसर्न है, मोटर गाड़ी। अब चलते हैं कृषि आधारित पर। तो कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेपर उद्योग, पेट्रो रसायन, ठीक है, पेट्रो रसायन आदि। आदि। अब देखो, यहां पर प्रमुख जो बृहद उद्योग थे उनका भी परिचय हमने दे दिया, सबका नहीं दिया, बट ऑलमोस्ट जो प्रमुख थे उनका हमने दे दिया, है ना। आदि क्या पूछा जा रहा है? विशेष क्षेत्रों में ही स्थापित हुए। आदि के स्थानीयकरण, स्थानीयकरण के कई भौगोलिक भौगोलिक ज्योग्राफिकल। अब इसमें क्या क्या आएगा भाई? भौगोलिक में आएगा कच्चे माल की उपलब्धता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आएगा जलवायु, साथ में आएगा श्रम। देखो, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होती हैं। इसके अलावा ऊर्जा की उपलब्धता। अब ये सब चीजें हैं भौगोलिक स्तर पर। और गैर भौगोलिक में क्या है? गैर भौगोलिक, इसमें सबसे पहले आ जाएगा बाजार। हम एक मॉडल से भी इसको दे सकते हैं।
बाजार, पूंजी, तकनीकी, समूहीकरण आदि। ठीक है, तो पेपर उद्योग, पेट्रो रसायन आदि के स्थानीयकरण के कई भौगोलिक और गैर भौगोलिक आदि कारण हैं। ये हो गया परिचय। इस परिचय में देखो ध्यान से, तो आपने जो प्रमुख बृहद उद्योग हैं जिनके विषय में पूछा गया है वो बता दिया, साथ ही साथ एक ही साथ बहुत शॉर्ट में जो भौगोलिक कारक हैं उनको बता दिया, और जो गैर भौगोलिक कारण हैं उनको भी बता दिया। गैर भौगोलिक कारण में सबसे प्रमुख कारण है बाजार, पूंजी, तकनीकी, समूहीकरण, है ना। इसी में आप श्रम भी रख सकते हो, हालांकि श्रम इधर लिखा हुआ है तो ठीक है। उसमें बैंकिंग या सरकारी नीति रख सकते हो आप, सरकारी नीति। लेकिन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे आप मत जाइए, आप प्रेजेंटेशन पर जाइए, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड शब्दों में यानी शब्द सीमा के साथ हमें उत्तर को लिखना है और प्रश्न का उत्तर लिखना है। बार बार कह रहा हूँ, तथ्यों के कलेक्शन पर नहीं, तथ्यों के सिलेक्शन पर और उनके प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। यही है इसका परिचय। और यहीं पर हमने कहा था आपसे, देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर हम लोग मॉडल देंगे, समीकरण की प्रक्रियाओं के लिए एक मॉडल देंगे। क्यों मॉडल देंगे? तो उद्योग के लिए कच्चा माल, मैं बताता हूं मॉडल कैसे बनेगा। कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्लस ऊर्जा। देखो रॉ मटेरियल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, चाहे लोहा इस्पात हो या कोई भी हो। इसके अलावा परिवहन, इसके अलावा बाजार। ठीक है, इन सब से उद्योग का निर्माण होगा। उद्योग का निर्माण होगा। इनके निर्मित होते ही श्रेष्ठ अवसंरचना, श्रेष्ठ अवसंरचना का विकास होगा। भाई रोड, रेल, ऊर्जा सबका विकास हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये इससे क्या होगा कि औद्योगिक समूहीकरण होगा। औद्योगिक समूहीकरण होगा। और या आप चाहें तो यहाँ पर गैर भौगोलिक कारकों को समझ सकते हैं, पूंजी, तकनीकी। मैं बताता हूँ कैसे। प्लस पूंजी, तकनीकी। अब पूंजी आ गया, पूंजी आ गया, तकनीकी आ गया, इसके साथ साथ शिक्षा का हब वो बन जाएगा, शिक्षा हब। इसके अलावा सेवा क्षेत्र। इन सबके जुड़ने से औद्योगिक सामूहिकरण होगा। औद्योगिक सामूहिकरण, इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन। क्लियर हो रहा है? इस प्रकार से आप एक मॉडल दे देते हैं तो बिना लिखे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप किन किन कारणों के आधार पर किस प्रकार से किसका विश्लेषण करना चाहते हैं। ऐसे मॉडल्स आपके उत्तर के गुणवत्ता होते हैं, श्रृंगार होते हैं, आई कैचिंग होते हैं एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर तुरंत अट्रैक्ट होके कि भाई इस विद्यार्थी ने स्पेशल ये चीज़ पेश किया है ना। ये आपकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता भी है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि कच्चा माल, ऊर्जा, परिवहन और बाजार सबसे पहले भौगोलिक कारण में से आएंगे। किसी भी प्रदेश में उद्योग का विकास होता है,
श्रेष्ठ अवसंरचना का विकास उस उद्योग की वजह से हो जाएगा, भाई रेल, रोड या जो भी ऊर्जा है। जब इसका विकास होगा तो, और उद्योग लग ही गया है, तो पूंजी का, तकनीकी का, शिक्षा का, सेवा का, इनका विकास हो जाएगा। ये सब आकर्षित करेंगे औद्योगिक सामूहिकरण को। आ रहा है समझ में? अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पे, किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में कच्चा माल, एक कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऊर्जा, कच्चा माल, ऊर्जा, परिवहन, श्रम तथा बाजार के आधार पर, बाजार के आधार पर बृहद उद्योगों का स्थानीयकरण, स्थानीयकरण होता है। उद्योग के कारण, उद्योग के कारण वहाँ पूंजी या उसके पहले अवसंरचना, श्रेष्ठ अवसंरचना, श्रेष्ठ अवसंरचना पूंजी, तकनीकी, फिर यहाँ लोग श्रम, मतलब सस्ता इसलिए होगा कि लोग यहाँ पलायन करेंगे, यहाँ पे आके माइग्रेट करके बसेंगे ताकि उनको रोजगार मिले, तो सस्ता श्रम भी यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तकनीकी, सस्ता श्रम, सेवा क्षेत्र आदि के विकास से अन्य उद्योग आकर्षित होंगे, जिससे औद्योगिक सामूहिकरण, इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन, औद्योगिक सामूहिकरण सामूहिकरण प्रारंभ होगा, जो आगे औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश का रूप धारण कर लेगा। ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न में पूछा गया है उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण को बताना है, तो यहाँ पे कच्चा माल या परिवहन को आधार बना करके कुछ उद्योगों को लिखना जरूर है, और बेस्ट है कि हम एक आध दो औद्योगिक प्रदेश का जो सामूहिकरण की प्रवृत्तियां हैं उसमें जो निर्धारण का, स्थानीयकरण का कारण है उसको जरूर बताएं। जैसे बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट कॉम्प्लीमेंट्री है कि राउरकेला से लोहा आता है बोकारो के लिए, हालांकि बोकारो के पास लोहा है, और बोकारो और झरिया से कोयला जाता है राउरकेला स्टील प्लांट के लिए। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री जो दो भारत के बड़े स्टील प्लांट्स हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, साथ ही साथ रानीगंज या हीरापुर, बर्नपुर, कुल्टी आसनसोल के आसपास पश्चिम बंगाल में है, जो कोयला क्षेत्र में है, उसको लोहा जाता है फिर बोकारो के आसपास से नोवामुंडी खानों से, और जमशेदपुर, और साथ में भिलाई। तो ये पूरा का पूरा जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों में भारत का 85% इस्पात, अब तो खैर 92% लेटेस्ट डेटा है, 92% में 90 मान लीजिए मोटा मोटी, 90% इस्पात उत्पादित होता है इन चार राज्यों से। और ये
हेवी इंडस्ट्रीज के हब हैं। लेकिन इसके वजह से ही एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में भी सपोर्ट मिला। क्यों मिला? क्योंकि ऊर्जा की उपलब्धता एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लाभकारी हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे नालको उड़ीसा के केरापुट के भुवनेश्वर में लगाया गया है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। बालको ये सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में है, रेणुकूट में रिहंद परियोजना की वजह से ये, लेकिन उसी से पठारी भूमि से ही कंसर्न है। हिंडाल्को है। और बालको मतलब नालको उड़ीसा, बालको छत्तीसगढ़ कोरबा और हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के कोरबा। जल विद्युत की संभावना है, ये इसी से इन तीनों का कनेक्शन है औद्योगिक प्रदेश से। कारण के तौर पे ये अपने आप आ जाएगा, ऊर्जा की उपलब्धता है ना। इसके अलावा जलवायु भी बहुत प्रमुख कारण हो जाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के विकास में या बेंगलुरु में जो सॉफ्टवेयर सिटी का निर्माण हुआ, सॉफ्टवेयर सिटी जो एक मैकेनिकल सॉफ्टवेयर से या कंप्यूटर के उद्योग से संबंधित था, उसके लिए जलवायु बहुत बड़ा फैक्टर था। पेंसिल्वेनिया जो यूएसए में है, पेंसिल्वेनिया जी वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर सिटी था। उसी के तर्ज पर, उसी के आधार पर भारत में बेंगलुरु का चयन किया गया सॉफ्टवेयर सिटी के तौर पे। इसके साथ साथ दूसरा हब पुणे बना सॉफ्टवेयर का ही। तो बेंगलुरु जो चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है, उसके निर्माण की प्रक्रियाओं में इन चीज़ों का आधार है। तो इसको और इस मॉडल को ये नहीं लिखते हैं तब भी चलेगा, परंतु ये लिख दिया गया। फिर से एक बार आपको प्रश्न दिखाते हैं ताकि भटकाव की कोई संभावना न रहे। देखिए, हमने आपसे कहा था कि बड़े पैमाने या बृहद उद्योगों के भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में स्थापित हो गए हैं, कारण की व्याख्या करें, है ना। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन के बाद ये मॉडल दिया, और मॉडल में मैंने बताया, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था परिचय में कौन कौन सा उद्योग होगा, लोहा इस्पात एल्यूमिनियम मोटर गाड़ी कपड़ा या वस्त्र चीनी सीमेंट पेपर, है ना। इनके कारण से ही हम इसका व्याख्या करेंगे। इसके बाद ये मॉडल दे दिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की चर्चा करके, चूंकि सामूहिकरण हो जाएगा, और फिर प्रमुख उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण को कच्चा माल जलवायु इनसे जोड़ करके प्रस्तुत कर देंगे, है ना। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पहला है, ये देखो गंगा नदी है, ये हुगली है। तो ये हुगली औद्योगिक प्रदेश पहला, हुगली कोलकाता औद्योगिक प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पूछा तो नहीं गया ये, बट समूहीकरण को आप बताएंगे ना, स्थानीयकरण एक ही प्रदेश में क्यों हो गए। दूसरा, ये है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है अहमदाबाद सूरत औद्योगिक प्रदेश। चौथा है दिल्ली मेरठ गुरुग्राम औद्योगिक प्रदेश। ये भारत के देखो पांच चार सबसे बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके अलावा अलावा यहाँ पर है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, ये पांचवा है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, ये पांच भारत के सबसे बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं। छठा आप ले लीजिए, जो हेवी आधारभूत उद्योग से कंसर्न है,
इसको कहते हैं छोटा नागपुर, औद्योगिक प्रदेश। आप इस 6 की ही चर्चा कर दे यदि, तो प्रमुख हेवी इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हो जाएगी। अब इसको वन बाय वन थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो किस किस, अब इसमें आपको मैं गाइड कर दूं कि आपको टारगेट करना पड़ेगा कि किस प्रमुख उद्योग हेवी इंडस्ट्री की चर्चा हमें करनी है। जैसे यदि कच्चे माल को और जलवायु को प्राधान्यता देना है ज्योग्राफिकल भौगोलिक कारणों में, तो कच्चे माल के बेसिस पर शुद्ध कच्चा माल, अशुद्ध कच्चा माल। शुद्ध कच्चा माल में कपास आ जाएगा, जूट आ जाएगा। अशुद्ध कच्चा माल में लोहा आ जाएगा और गन्ना आ जाएगा, चीनी उद्योग का। क्लियर हो रहा है। यहीं पे आगे हम लोग लिखेंगे इन औद्योगिक प्रदेशों में प्रमुख बृहद उद्योगों के स्थानीयकरण के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है। कच्चा माल आधारित इस्पात उद्योग, कच्चा माल आधारित इस्पात उद्योग, लोहा तथा कोयला, इसके प्रमुख कच्चे माल हैं, प्रमुख कच्चे माल हैं तथा दोनों ही अशुद्ध हैं, इम्प्योर। इसलिए उद्योग प्रायः कच्चे माल के स्रोत के निकट ही लगेगा। वेबर ने त्रिभुजाकार अवस्थिति सर्वाधिक उपयुक्त बताया है। आप इस वेबर के चर्चा को हटा भी सकते हैं, बताया है। अब देखो, बहुत ज्यादा इस पे लिखेंगे तो बाकी उद्योग छूट जाएगा, बाकी को भी हमें नहीं छोड़ना है ना। अब अगले पेज पे चलते हैं। जमशेदपुर इस्पात उद्योग हेतु लोहा स्थानीय नोआमुंडी की खान, कोयला झरिया बोकारो, चूना पत्थर वीरमित्रपुर। ये चाहे तो आप हटा भी सकते हैं।
एवं कोलकाता बाजार है। देखो यहां पर कोयला प्राप्त होगा, यही झरिया से प्राप्त होगा। यहां पर लोहा प्राप्त होगा, यही नोआमुंडी की खानें हैं। और दोनों के बीच में है, ये है इंडस्ट्री अर्थात जमशेदपुर। जमशेदपुर, यहीं पर टिस्को है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और यहां पर है कोलकाता, जो बंदरगाह नगर है। बंदरगाह अर्थात बाजार, यहां से हम निर्यात कर सकते हैं। तो तैयार वस्तु के परिवहन के लिए यही त्रिभुजाकार ट्रायंगल बनता है, जो कच्चे माल के आधार पर स्थानीयकरण की विशेषताओं को बताता है। ये मॉडल बेसिकली यूएसए से तुलना करें, चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है मेसाबी हिल। मेसाबी हिल, यहां से मिलता है लोहा। क्या मिलता है? लोहा। ये है अपलेशियन, यहां से मिलता है कोयला। देखिए दोनों का बिल्कुल सिमिलर बन रहा है। ये है स्पैरो पॉइंट और न्यूयॉर्क यहीं पर है। स्पैरो पॉइंट का ही देते हैं। जैसे कोलकाता है निर्यात के लिए, तो स्पैरो पॉइंट बाजार हो गया, ये बंदरगाह है बेसिकली। और यहाँ से यहीं पर है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग, जिसको स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पिट्सबर्ग स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान से देखो तो दोनों उसी शेप में है। अशुद्ध कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार से उद्योगों का स्थानीयकरण होता है, ये यहाँ पर बता दिया गया। क्लियर हो रहा है? अब चूंकि स्कोप नहीं है, वरना और भी को हम बता सकते थे। यहाँ पर एक चीज आप और लिखेंगे, राउरकेला। राउरकेला इस्पात कारखाने कच्चा माल एवं परिवहन का महत्व विशेष रूप से है। राउरकेला इस्पात कारखाने में परिवहन का महत्व विशेष रूप से है। कैसे भाई? राउरकेला राउरकेला के पास क्योंझर में लोहा उपलब्ध है, परंतु परंतु कोयला की कमी है। इसलिए कोयला झरिया एवं बोकारो से ट्रेन से जाता है। पुनः ट्रांजिट हानि, ट्रांजिट लॉस
से बचाव हेतु वही ट्रेन राउरकेला से लोहा लेकर बोकारो स्टील प्लांट हेतु वापस आता है। अब देखो यहां पर तो एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। किसमें? बोकारो स्टील प्लांट में और राउरकेला स्टील प्लांट में। और ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप क्यों बन रहा है? क्योंकि बोकारो के पास तो कोयला और लोहा दोनों है, लेकिन राउरकेला के पास कोयला की कमी है और दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, इसलिए दोनों में एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बन गया ताकि ट्रांजिट लॉस को कम किया जा सके। तो यहाँ पर परिवहन की भूमिका तुलनात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावी हो गया कच्चे माल की उपलब्धता के। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर एक तरफ आपने कच्चे माल की उपलब्धता को बताया, ये कच्चे माल से कंसर्न है, और ये मैंने लिख ही दिया है कच्चा माल एवं परिवहन। कच्चा माल एवं परिवहन, और परिवहन की भूमिका कच्चे माल से ज्यादा कंसर्न या ज्यादा डिटरमाइनिंग है। अब यहां पर देखो लोहा प्रमुख कच्चा माल है, तो यहां पर कच्चा माल के बेसिस पे आपने जमशेदपुर का एग्जाम्पल लिया और राउरकेला और बोकारो को परिवहन से भी आपने जोड़ दिया। आ रहा है समझ में? तो अब लोहा इस्पात को छोड़ देते हैं, अब चलते हैं हम लोग एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट के प्रगलन मतलब पिघला करके प्रगलन से बनता है, जिसके लिए कच्चे माल के साथ साथ ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, जैसे नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये भुवनेश्वर, कोरापुट बोलते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्लियर हो रहा है? महानदी परियोजना में जल विद्युत या लोहा के लिए जो कोयला जाता है उससे ताप विद्युत, कच्चा माल उपलब्ध, महानदी परियोजना, या इसको हीराकुंड लिख दे रहे हैं हम, हीराकुंड परियोजना से विद्युत, ये विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं बालको, ये कहां पर है? ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कच्चा माल लोहरदग्गा झारखंड में एक जिला है, लोहरदग्गा एवं कोरबा से बॉक्साइट एवं कोरबा से कोयला ताप विद्युत हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं ताप विद्युत।
और यदि हम ले लें हिंडाल्को, ये है भारत एल्युमिनियम कंपनी। हिंडाल्को का मतलब हुआ हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। ये यूपी के रेणुकूट में है, सोनभद्र जिला में है, रेणुकूट यूपी। अब देखो, यूपी के रेणुकूट में बॉक्साइट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वही लोहरदगा से बॉक्साइट जाता है और रिहंद परियोजना से जल विद्युत, तो ये भी बन गया। झारखंड से बॉक्साइट एवं रिहंद परियोजना जल विद्युत। तो आपने भारत के दो जो प्रमुख धात्विक और बृहद उद्योग हैं उनके स्थानीयकरण के कारण को उदाहरण सहित बता दिया। अब चलते हैं हम लोग कृषि आधारित उद्योग के स्थानीयकरण पर, जो बृहद भी हों, जैसे सूती वस्त्र उद्योग या सूती कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग, इसके अलावा जूट उद्योग और इसके अलावा चीनी उद्योग। तो चलते हैं जरा उसको भी देखते हैं हम लोग। कृषि आधारित बृहद उद्योग, कृषि आधारित बृहद उद्योग, इसमें पहला हो जाएगा, थोड़ा इधर लेता हूं, पहला हो जाएगा कपड़ा एवं वस्त्र, दूसरा हो जाएगा जूट और तीसरा हो जाएगा चीनी। क्लियर हो रहा है? इन तीनों के निर्माण में कच्चे माल की उपलब्धता के साथ साथ जलवायु का बहुत बड़ा महत्व है। कच्चा माल और जलवायु, इसके लिए कपास चाहिए, ये कच्चा माल हो गया, और आर्द्र जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए। इसके अलावा श्रम, तकनीकी, ये सब तो खैर आएगा ही आएगा, लेकिन मेन डिटरमाइनिंग कंपोनेंट में कपास अर्थात कच्चा माल, आर्द्र जलवायु, ये जूट जो है, जूट एवं मेस्टा, ये कच्चा माल हो गया, मैं लिख ही दे रहा हूं, जूट एवं मेस्टा ये कच्चा माल है, और साथ में आर्द्र जलवायु। चीनी उद्योग के लिए भारत में जो चीनी बनता है वो गन्ना से बनता है। गन्ना हो गया कच्चा माल, ये अशुद्ध कच्चा माल है, ध्यान रखिएगा, ये अशुद्ध कच्चा माल है, और इन दोनों को मैं थोड़ा अलग कर देता हूं क्योंकि वो दोनों शुद्ध कच्चा माल है। कलर चेंज करके दे रहा हूं, शुद्ध, शुद्ध, और ये हो जा रहा है अशुद्ध। अर्थात इन तीनों में जलवायु की भूमिका उपाद्र, उपाद्र जलवायु। तो कच्चे माल के साथ साथ जलवायु की भूमिका भी इन कृषि आधारित उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अब इसको स्थानीयकरण से जोड़ के बता देते हैं, है ना। कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ डेवलप हुआ है, तो मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता,
हालांकि कोलकाता में कपास उसमें बंगाल से आता था बट कम था। कोलकाता, चेन्नई, थोड़ा बहुत एमपी में भी है जैसे मालवा, परंतु वहाँ आर्द्र जलवायु नहीं है। बड़े जो केंद्र हैं वो यही थे। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता क्योंकि दक्कन के, में बेंगलुरु को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, बेंगलुरु, दक्कन के लावा पठार पर उत्पादित कपास, उसको काली मिट्टी और कपासी मिट्टी कहते भी हैं, उत्पादित कपास मुंबई एवं बेंगलुरु, मुंबई एवं बेंगलुरु, काठियावाड़ के पठार, काठियावाड़ के पठार गुजरात में है ये, पर कपास की कृषि से अहमदाबाद एवं सूरत, साथ ही साथ ही धागा तथा कपड़ा, धागा उद्योग, या सिंपल शब्द बचाना है तो कपड़ा उद्योग लिख सकते हैं, धागा उद्योग एवं कपड़ा उद्योग हेतु आर्द्र सागरीय जलवायु आवश्यक है। इसीलिए भारत के तटीय क्षेत्रों में ही, वस्त्र की बात तो नहीं कर रहा, कपड़ा उद्योग, जैसे दिल्ली में वस्त्र उद्योग है, कपड़ा उद्योग की बात करें तो उत्तर भारत में केवल एक कानपुर है जो बाजार से संबंधित है। और वहां पर कपास कहाँ से जाता है, तो कपास मालवा के पठार से, सीमित रूप से काठियावाड़ से भी, पर मालवा के पठार से कपास इंदौर वस्त्र उद्योग के लिए भी या कपड़ा उद्योग के लिए भी, और साथ में कानपुर के लिए जिसे हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। परंतु ये बाजार से कंसर्न है, सस्ता श्रम से संबंधित है, ना कि कच्चे माल की उपलब्धता से। और इसीलिए कानपुर बड़ा नहीं हो सका क्योंकि वहां पर उसको सागरीय जलवायु नहीं मिला है। क्लियर हो रहा है? सागरीय जलवायु आवश्यक है, इसीलिए वस्त्र उद्योग का जमघट तटीय प्रदेशों में ही हुआ है। अब इसी में चाहें तो, चूंकि शब्द फिर पड़ जाएगा, कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर सस्ते श्रम एवं सस्ते श्रम पूंजी एवं बाजार, उत्तर भारत में है ये, बाजार के उपलब्धता के कारण निर्मित हुए हैं। क्लियर हो रहा है? और आप ध्यान से देखिए,
तो लगभग आपका 150 शब्द पूरा होने वाला है, इसलिए सबको तो आप इंडिकेट कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर चाहें तो सीमेंट उद्योग आदि की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन साथ में प्रश्न का जो दूसरा भाग है, थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिए। प्रश्न का दूसरा भाग है, भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। तो इस तरीका यही है कि फिर बुनियादी उद्योगों की व्याख्या के अंतर्गत हम कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग या ऑटोमोबाइल उद्योग का चर्चा कर दें। हाँ, एक मेरा मानना है कि दिल्ली औद्योगिक प्रदेश की चर्चा जरूर किया जाए। एक को हम हटा सकते हैं बीच में से, क्योंकि दिल्ली औद्योगिक प्रदेश जो है वो कपड़ा का नहीं, वस्त्र उद्योग का, वो बिल्कुल बाजार के बेसिस पर ही डेवलप हुआ है। क्योंकि मेरठ में जैसे आभूषण का उद्योग विकसित हुआ है, खेल के सामान का उद्योग विकसित हुआ है, गुड़गांव सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा हब बन गया है, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो ये बाजार की वजह से है। क्लियर हो रहा है? तो एक हम बाजार और सामूहिकरण, तो इसकी चर्चा करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली, मेरठ, इसमें गाजियाबाद का भी नाम आ सकता है, दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम, औद्योगिक प्रदेश, दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम औद्योगिक प्रदेश। अब देखो, औद्योगिक प्रदेश को हम नहीं बता रहे, परंतु सामूहिकरण है, तो सामूहिकरण में कई उद्योग आ जाएंगे। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक सामूहिकरण, एग्लोमेरेशन के कारण विकसित हुआ दिल्ली वस्त्र उद्योग का, ध्यान दीजिएगा, कपड़ा नहीं, वस्त्र उद्योग, वस्त्र इसको हम पहनते हैं, वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बाजार के कारण था, बाजार के कारण था। इसके सेटेलाइट नगर, जो उपग्रह नगर बने, इसी के सेटेलाइट नगर, सेटेलाइट नगर गुरुग्राम में मोटर गाड़ी उद्योग, मारुति उद्योग बना था। मोटर गाड़ी उद्योग, अब इसमें नाम आएगा मारुति का। अब हीरो होंडा नहीं रह गया, केवल हीरो रह गया। हीरो धारुहेरा में है। ये गुरुग्राम में मोटर गाड़ी उद्योग, टायर उद्योग, टायर उद्योग, सर्विस सेक्टर, मेरठ में आभूषण, सोने के आभूषण का सबसे बड़ा केंद्र भारत ही नहीं एशिया में मेरठ का नाम आता है। आभूषण, खेल के सामान एवं पेट्रो रसायन एवं पेट्रो रसायन उद्योग का निर्माण, उद्योग का निर्माण, पूंजी, तकनीकी अवसंरचना, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। बाजार तथा औद्योगिक सामूहिकरण के कारण हुआ।
ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने बता दिया, इसको आप कर्टेल करेंगे तो यही है प्रथम पार्ट का उत्तर। छोटा दूसरा पार्ट छोटा लिख देंगे। चलते हैं एक बार फिर से दिखाते हैं आपको छोटा पार्ट या दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में है कि भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। तो भाई जिसका व्याख्या हम कर चुके हैं उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता तो है नहीं। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में हम ले सकते हैं भारत के, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारत के प्रमुख, बुनियादी शब्द ही लिखना ठीक होगा क्योंकि क्वेश्चन में बुनियादी दिया हुआ है। प्रमुख बुनियादी उद्योगों में लोहा एवं इस्पात, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कपड़ा एवं वस्त्र, या कपड़ा उद्योग ही काफ़ी है, कपड़ा, पेपर, सीमेंट। देखो यहाँ पर परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है कि आधारभूत उद्योग कहते किसको है। अरे समझ में? पेपर, सीमेंट, तीन था में, दो में सीमेंट, चीनी, जूट, चीनी, जूट। भाई चीनी से खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री का विकास होगा, है ना? सूचना एवं प्रौद्योगिकी, या सॉफ्टवेयर उद्योग लिख देते हैं सीधे सीधे, आपको समझ में भी आएगा। एवं सॉफ्टवेयर उद्योग, एवं सॉफ्टवेयर उद्योग है। प्रमुख बुनियादी उद्योगों में लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, कपड़ा, पेपर, सीमेंट, चीनी, जूट एवं सॉफ्टवेयर उद्योग हैं। क्लियर हो रहा है? वस्तुतः यहाँ चाहे तो हम दे सकते हैं, वस्तुतः ये वे उद्योग हैं, ये वे उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों को, अन्य उद्योगों को, उद्योगों के विकास हेतु, अन्य उद्योगों के विकास हेतु आधार का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, यथा। अब यहाँ पे देना शुरू करें हम लोग, जैसे लोहा इस्पात, देखो लोहा इस्पात, शरिया बनेगा तो विनिर्माण, या विनिर्माण नहीं, निर्माण उद्योग से ले दे रहे हैं, निर्माण उद्योग, ये उसके लिए आवश्यक होगा। मोटर गाड़ी उद्योग के लिए आवश्यक होगा। मोटर गाड़ी उद्योग का चेसिस से लेकर के पूरा का पूरा जो गेट वेट सब बनता है, इंजन विंजन, वो सब तो इसी से बनेगा ना। तो लोहा इस्पात उद्योग होगा, निर्माण उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, अन्य। जो एल्यूमिनियम उद्योग है, ये वायुयान उद्योग,
एवं बर्तन उद्योग को आधार देने का कार्य कर रहा है। जो कपड़ा उद्योग है यह वस्त्र उद्योग को आधार देने का कार्य कर रहा है। थोड़ा सा मैं एक चेंज थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, एक चार्ट बन जाएगा तो बेहतर डिमार्केट हो सकता है। फिर इधर हो जाएगा आधारभूत उद्योग, संबंधित उद्योग या निर्भर उद्योग, इधर लिख देंगे हम लोग, है ना। तो कपड़ा उद्योग से वस्त्र उद्योग बनेगा, जूट से पैकेजिंग के सामान, तो किसी भी उद्योग के वस्तु को पैकेजिंग करने के लिए जूट का आवश्यकता पड़ेगा। जो चीनी उद्योग है वो खाद्य प्रसंस्करण में बहुत उपयोगी होगा। खाद्य प्रसंस्करण में फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा पे करने वाला है। सीमेंट उद्योग, ये निर्माण उद्योग के आधार में कार्य करता है। भाई सीमेंट नहीं रहेगा तो आप किसी भी, चाहे वो आवासीय योजना ही क्यों ना हो, क्या उसका निर्माण आप किसी भी कीमत पे कर पाएंगे। कागज उद्योग इसी में लिख देते हैं, थोड़ा इसको ऊपर भी किया जा सकता है। कागज उद्योग, प्रिंटिंग प्रेस, शिक्षा, भाई कॉपी किताब, इन सब की आवश्यकता है ना। तो ओवरऑल इसी की चर्चा करने के लिए उत्तर का दूसरा पार्ट है ना। ये पूछना चाह रहे थे इसमें, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए प्रश्न क्या है, भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। उधर हमने शब्द ज्यादा लिया था, यहाँ हमने शब्द घटा दिया, लेकिन व्याख्या करने में केवल इतना ही नहीं आएगा किस पे कौन सा आधारित है, थोड़ा सा इसको विश्लेषित भी कर देते हैं 2-3 लाइन में। लिखिए, या लिखिए नहीं, मैं लिखवा ही देता हूं। प्रस्तुत कॉलम से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कॉलम से स्पष्ट है कि भारत के प्रमुख आधारभूत उद्योग कौन है तथा उनके कारण किन उद्योगों का विकास, किन उद्योगों का किन उद्योगों का विकास हुआ है। यहां पे आप इसको इसी प्रकार से कंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बार प्रश्न को फिर से देखिए। इन शॉर्ट में इसको फिर से एक बार विश्लेषित कर दे रहा हूं। इस पूरे प्रश्न में मैंने जो प्रेजेंटेशन बना के आपको दिया था
कि पहले हम लोग परिचय देंगे, एक मॉडल देंगे, तत्पश्चात प्रमुख बृहद उद्योग के सामूहिकरण या स्थानीयकरण को बताएंगे, इसमें एक मैप देंगे। तो बेसिकली ये स्थानीयकरण या सामूहिकरण जो था उसको हम औद्योगिक प्रदेश के माध्यम से दर्शा सकते हैं, और उद्योग के स्थानीयकरण के कारण को कच्चे माल से, जलवायु से जोड़ करके मैंने स्पष्ट किया। और समझ में, चूंकि अब लिमिटेशन है तो सबको डिटेल में लेकर के सारे उद्योगों को समझाया नहीं जा सकता। साथ में जो अप्रोप्रिएट मैप, डायग्राम्स, मॉडल्स हो सकते थे, जमशेदपुर का मैंने दिया, तुलना भी कर दिया पिट्सबर्ग से, उसकी आवश्यकता नहीं भी है, आप चाहें तो दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने उत्तर शुरू किया, ये परिचय था। परिचय के बाद मैंने वो मॉडल यूज़ किया और बताया कि इस मॉडल में समूहीकरण की वजह से क्यों विशेष क्षेत्र में या कुछ भौगोलिक क्षेत्र में उद्योगों का स्थानीयकरण या समूहीकरण हो रहा है, जो प्रश्न की मांग है। इसके बाद मैंने बताया कि जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं वहाँ पर उद्योगों के निर्धारण के लिए, देखिए, जो भौगोलिक कारण है और जो अभौगोलिक, अभौगोलिक मतलब जैसे पूंजी या तकनीकी या समूहीकरण, ये भौगोलिक कारण नहीं है, ये मानवीय कारण है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं। तो भौगोलिक कारण और अभौगोलिक कारण दोनों को बताते हुए बृहद उद्योग का स्थानीयकरण होता है। श्रेष्ठ अवसंरचना, पूंजी, तकनीकी, शस्त्राश्रम, सेवा क्षेत्र का विकास उद्योग को आकर्षित करते हैं। आ रहा है समझ में? तो ओवरऑल भौगोलिक अभौगोलिक जो कारण है, भौगोलिक ये आपको लिखना ऐसे नहीं है, एवं गैर भौगोलिक कारक। इन शॉर्ट मैंने सामूहिकरण से कोरिलेट किया है और यही सामूहिकरण का मॉडल है, इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन। अब देखिए यहाँ पर, तो मैंने उस सामूहिकरण को कच्चे माल से, जलवायु से, सबसे कोरिलेट भी कर दिया है। फिर मैंने हेवी इंडस्ट्री में लोहा इस्पात का एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है, जिसको कि दो केंद्रों से दे दिया है मैंने। जैसे राउरकेला इस्पात कारखाना, इसमें परिवहन और कच्चा माल दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये लिख भी दिया है मैंने कि राउरकेला और बोकारो में क्या अंतर संबंध बनता है। इसके अलावा एल्युमिनियम की जो फैक्ट्री है उसके लिए ये भी एक हेवी इंडस्ट्री ही है, तो एल्युमिनियम में नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। साथ ही साथ जो कृषि आधारित उद्योग हैं, तो कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग और चीनी उद्योग, इनका एग्जाम्पल लिया जा चुका है ना। अब दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम औद्योगिक प्रदेश में औद्योगिक सामूहिकरण क्यों हुआ, इसकी चर्चा मैंने कर दी है ना। इसके बाद अब आप आते हैं, तो मैंने बता दिया है कि भारत के प्रमुख आधारभूत उद्योग कौन से हैं और कौन से उद्योग उनके ऊपर विकसित हुए हैं। यहीं पे आप उत्तर को फिर कंक्लूड कर देते हैं। इस प्रकार से उत्तर यदि आप लिखते हैं तो उत्तर की गुणवत्ता हमेशा बेहतर होगी। यहाँ पे मैंने आपको, मैं रिकॉल करा दूं, आप ये मत सोचिएगा मैं छूट गया है। यहाँ मैंने कपड़ा उद्योग को लिखा है, लेकिन जूट और चीनी उद्योग को प्रेजेंट नहीं किया है। कारण है शब्द सीमा, और शब्द सीमा के अगर डायरेक्शन को फॉलो करें हम, लिमिटेशन जो सीमा है उसके अनुसार लिखें, उसके अनुरूप लिखें, तो गुणवत्ता बेहतर होगा। अन्यथा इसमें लिखना है बस, जूट पश्चिम बंगाल राज्य में कंसंट्रेटेड है, बांसबेरिया में प्रथम कारखाना लगा था, उसके अलावा हाजी नगर, 24 परगना, ये सब के सब उसके कंसंट्रेटेड एरियाज़ हैं। जलवायु मैंने लिख ही दिया है, आर्द्र जलवायु चाहिए और कच्चा माल चाहिए, ये शुद्ध है। लेकिन चीनी एक अशुद्ध है, और बिहार के बेतिया राज में पहला कारखाना लगा, लेकिन उसके पश्चात बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में चला गया, तो ट्रेंड भी उसका है। बट यहाँ स्कोप इतना नहीं है कि प्रत्येक उद्योग को इतने डिटेल में जाकर के हम विश्लेषित करें। तो इसी प्रकार से फिर आप इस प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। यही इस प्रश्न का एक बेस्ट प्रेजेंटेशन है। आप इस स्किल को सीखिए, प्रेजेंट करने का तरीका जानिए, ताकि आगे, क्योंकि बीपीएससी की पीटी सितंबर 30 को है, उसके पश्चात मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करेंगे। यहाँ तक कि ऑप्शनल के परीक्षार्थियों का भी हाथ कई बार, मतलब कंटेंट उनके पास होता है, बट हाउ दे हैव टू बी प्रेजेंट, हाउ डू दे हैव मेड आंसर, ये बड़ा टफ हो जाता है। इसको करने की आवश्यकता है। तो उत्तर के लेखन की क्षमता का विकास तो होना ही चाहिए। तो हाउ यू हैव टू मेक एन आंसर in a right and appropriate direction
along with the right and appropriate conditions, सीमाएं जो दी गई हैं उसके अनुरूप हमें लिखें। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक बढ़िया से प्रतिबद्धता के साथ, जुझारूपन के साथ पीटी की तैयारी कीजिए। पीटी की तैयारी के पश्चात दृष्टि में मुख्य परीक्षा के बैचेस भी स्टार्ट होंगे, आप वहाँ भी आ सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि पहले गुणवत्ता को सीखिए और सीख करके लिखने का प्रयास कीजिए, रियाज बार बार कीजिए, ताकि दक्षता के साथ अच्छे अंक को प्राप्त करके अच्छे रैंक के साथ चयनित हो सके। टीम दृष्टि का प्रयास भी यही है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।